बेटा आवाज आ रही है? जल्दी से कोई एक बच्चा बताए कि सब कुछ ठीक ठाक है। प्रियंका, अरुण, विनय, क्लियर है सब कुछ? वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए आज का टॉपिक है ब्रीदिंग, थोड़ा सा बताएंगे और ब्रीदिंग के बाद गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना, है ना। तो और कल जहां से आपको हमने छोड़ा था वहीं से थोड़ा सा और बता देते हैं। आपने ट्रैकिया पढ़ ही लिया था और ट्रैकिया के बाद अगला क्या आता है, ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर बन गया था। ट्रैकिया आगे जाके दो भाग में बाइफरकेट हो जाती है और जिनसे लगे होते हैं इस तरह से दो लंग्स, कोन शेप के लंग्स होते हैं। ये इस तरह से दो लंग्स होते हैं। ये तो हम लोग बात आज करेंगे, यहां तक तो हो चुका था, यहां तक तो हो ही चुका था। ये ट्रैकिया हम लोग पढ़ चुके थे, ये ट्रैकिया था, ये कल हो चुका था। इसके आगे आज हम लोग बात कर लें इसकी, ये इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल जिस पॉइंट से लंग्स के अंदर एंटर करता है उस पॉइंट को नाम देते हैं हाइलम, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। और दोनों लंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है आप जानते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मीडिया स्टाइनम, मीडिया स्टाइनम। और यहीं पर दोनों लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। और ये जो एंटर करती है तो ये आगे जाके ये इस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि लंग्स जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है, लेफ्ट साइड का वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, छोटा होता है। ये इस तरह से इसके दो भाग होते हैं, है ना। और जो राइट साइड का लंग्स होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये हिस्सा हो जाएगा इसका, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये कौन सा है? राइट साइड लंग, राइट साइड लंग्स हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड लंग्स। ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जानते हैं कि इसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है ना, जिसको नाम दिया था आउटर पेराइटल, आउटर प्लीवरल पेराइटल नाम दिया था। और जो इनर मोस्ट कवरिंग थी उसको बोला था इनर विसरल
इनर विसरल, और इन दोनों को नाम दिया था प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी लंग्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को, डबल मास मेम्ब्रेनस कवरिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके बीच की जो कैविटी होती है उसको आपने नाम दिया था प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होता है जिसको आपने कहा था प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो ये सब पुरानी बातें हैं। इसका काम था टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ बोथ वॉल, दोनों वॉल को आपस में रगड़ से ये फ्लूइड बचाता था। ये पुरानी चीजें थी। इस दबे भाग को आपने नाम दिया था कार्डियक नॉच। ये थोड़ा सा जो लेफ्ट लंग होता है थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि इधर हार्ट इस साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में। और ये हार्ट रखा रहता है, आपने कहा था कि ये एक बेड के ऊपर रखा रहता है, और वो जो बेड होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है, जिसको आपने नाम दिया था आपने, किसी को अगर याद होगा तो आपने कहा था डायाफ्राम। डायाफ्राम, तो डायाफ्राम यही है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसमें कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? इसके अंदर पाई जाती है एब्डोमिनल मसल्स, चूंकि पेट के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है जहाँ से चेस्ट स्टार्ट होता है, चेस्ट की हड्डी तक। तो एब्डोमिनल मसल्स ये होती हैं, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स रखे रहते हैं। तो इससे ये पता चला कि डायाफ्राम में अगर कोई भी हरकत होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन, तो उससे सीधे प्रभावित होते हैं लंग्स। एक बात, यानी लंग्स को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डायाफ्राम कंट्रोल करते हैं। ये कुछ भाग होते हैं, आपने नाम दिया था इस तरह से ब्रांचेज होते हैं, और ब्रांचेज से बहुत सारे ये एल्वियोलर साइक लगे होते हैं, है ना। ये इस तरह से एल्वियोलर साइक लगे होते हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई पाई जाती हैं। इस तरह से एल्वियोलाई पाई जाती है। ये इसको आपने नाम दिया था एंटीरियर एजाइगस, इसको आपने नाम दिया था पोस्टीरियर एजाइगस। ये सब पुरानी बातें हैं। और इस वाले चैम्बर को आपने एंटीरियर पोस्टीरियर बोल दिया था, एंटीरियर पोस्टीरियर एजाइगस, ये दोनों का भाग होता है ना। इधर दो ही पार्ट थे, एक ये हिस्सा था एक ये हिस्सा था, दो भाग होते हैं, बीच से डिवाइड होते हैं, है ना। ये हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर लोब, आपने कह दिया था इसको, और इस भाग को आपने नाम दिया था लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। तो लेफ्ट लंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि राइट लंग तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसके अंदर जो ये डक्ट आती हैं, ये जो डक्ट आती हैं यही ब्रोंकियोल आगे जाके बहुत सारी डक्ट में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकियोल जब एंटर करता है लंग्स के अंदर तो बहुत सारे डक्ट में डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। इनको क्या बोलेंगे? जो डक्ट आपको दिख रहे हैं जहाँ से एल्विलाई लगे हैं, इन डक्ट को बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। इस वाले भाग को जहाँ से ये ब्रोंकियोल आगे जाके बाइफरकेट होती है, इसको अगर हम यहाँ दिखाना चाहें तो इसको आप इस तरह से देख लो, इस तरह से इसका बाइफरकेशन होता है, इस तरह से इसका बाइफरकेशन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी
और टर्शरी के बाद हम सीधे टर्मिनल लिखते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल के बाद ये बहुत सारी इस तरह से फर्दर डक्ट में ये डिवाइड हो जाती है। ये इस तरह से, तो ये टर्मिनल के बाद यहाँ से हम फुल स्टॉप कर दिए। ये जो ब्रांचेज है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टर्मिनल, ये हैं ब्रोंकियोल की ब्रांचेस। ये तकरीबन होती हैं ब्रांचेस 17 से 22, आगे हम नहीं बना रहे हैं। इतनी ब्रांचेस में ब्रोंकियोल डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्वार्टरनरी, इस तरह से हमने लास्ट दिखा दिया टर्मिनल। तो 17 से 22 ब्रांचेस होते हैं। इसको बोलते हैं लोअर ब्रोंकियोल, जो आगे जाके डिवाइड होती है ना, लोअर ब्रोंकियोल। क्लियर? अब देखेंगे इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट इनसे लगी होती हैं ये एल्वियोलर साइक, इनसे क्या लगे होंगे, एल्वियोलर साइक। और इसके अंदर पाई जाएंगी ये सब क्या है, ये है एल्वियोलर साइक। और इसके अंदर बहुत सारी पाई जाती हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई 350 मिलियन होती हैं ये एल्वियोलाई, दोनों अंश में मिला के। आप सोचो, एल्वियोलाई 350 मिलियन होती हैं। इनके अंदर जो एल्वियोलाई है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनकी संख्या 350 मिलियन है, दोनों लंग्स में मिला के, बोथ लंग्स। इतना क्लियर है? तो जो भी एयर ऊपर से ली जाती थी वो धीरे धीरे वो एयर कहाँ आएगी, वो एयर पहुंचती है एल्वियोलाई तक। यहाँ जब पहुंचेगी इसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, एक एल्वियोलाई का डायग्राम बड़ा करके यहाँ दिखा देते हैं, यही दिखा देते हैं, ये एल्वियोलाई का डायग्राम है, ये एल्वियोलाई है एक। और एल्वियोलाई के अंदर जो डायमीटर होता है ये, वो होता है 90 मीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया होगा एल्वियोलाई का, ये है एन एल्वियोलाई, एक को बड़ा करके दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, लंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसी का रोल है। इसी का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, जो ऊपर से एयर आती है उसमें से ऑक्सीजन को निकालना, और जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर CO2 दे देती है उसको बाहर करना, वो काम एल्वियोलाई का है। तो एल्वियोलाई के अंदर का स्पेस जो होता है, सरफेस एरिया 90 मीटर स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई कितना है, 90 मीटर स्क्वायर है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, ये कंपटीशन में आता है, यानी TSA कितना है, 90। जबकि इसको बोलते हैं RSA, अगर कोई पूछे तो ये आता है 70 मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया, रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये 70 मीटर स्क्वायर है। वो 90 है, ये 70 है। इसका मतलब ये है कि एल्वियोलाई का कुछ परसेंट भाग गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। जैसे कि इसको इस तरह समझो कि जैसे क्लासरूम होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, कुछ आगे छूटी कुछ पीछे छूटी, तो टोटल एरिया 90 है, लेकिन जहाँ पर पठन और पाठन का काम हो रहा है वो मात्र 70 है, आगे पीछे कुछ छूटा रहता है। इसी तरह से एल्वियोलाई में टोटल उसका जो सरफेस एरिया है वो 90 मीटर स्क्वायर है,
लेकिन गैसेस एक्सचेंज का जो फिनोमेना होगा वो सिर्फ 70 मीटर स्क्वायर में होगा, 70 मीटर स्क्वायर में, इसलिए इसको बोलेंगे RS रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया। तो TSA 90 है, RSA 70 है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया है। अब जो एयर आपने इनहेल किया था वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए हैं? एल्वियोलाई तक पहुंच गए हैं, जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। एयर यहां आ गई है। इसी एयर से ऑक्सीजन को आइसोलेट करना और उसी एयर को CO2 दे देना, ये काम है एल्वियोलाई का। इसी को नाम दिया जाएगा गैसियस एक्सचेंज। मतलब O2 का अंदर आ जाना और CO2 का बाहर चले जाना, ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। और ये काम करती है एल्वियोलाई। अब कितनी एल्वियोलाई हैं? 350 मिलियन एल्वियोलाई हैं। सभी ये काम करेंगे, तब कहीं जाके आप जीवित रहते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो पहले यस लिख के भेजो, तो हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अरे यार, वन सेकेंड। जी, आगे बढ़ें फिर। दिख रहा है ना क्लियर? 9 बच्चे आए हैं। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको। इसको भी मिटा देते हैं। देखते हैं। देखिए, लंग्स के अंदर से हमने एक एल्वेलाई को बाहर निकाल लिया और उसके पास में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स को हमने बाहर निकाल लिया।
भाई लंग्स के अंदर एल्विलाई होती है, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। तो इसीलिए हमने इसको एक एक को निकाल लिया ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। यहाँ पर एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है, 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40 mmHg। mmHg इसकी यूनिट है, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 यानी 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg, इतनी लंग एल्विलाई के अंदर वैल्यू होती है। ये क्या है? लंग एल्वियोलाई, ये एक्चुअल कंडीशन है। और ये क्या है? ये है ब्लड वेसल्स, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली। इसकी क्या कंडीशन होती है, इसको देखते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स लंग्स के अंदर पाई जाती है, तो आप जानते हैं इसको क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। भाई एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती वो, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लाती है ना। तो इम्प्योर ब्लड जो आता है, ये पल्मोनरी आर्टरी का डायग्राम ये बनाया है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, 40 mmHg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 46 mmHg होती है, ये वैल्यू होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी, आप याद करिए कहाँ से आती थी? हार्ट से आती थी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हार्ट का डायग्राम आपने बनाया था इस तरह से, और हार्ट के डायग्राम में यहाँ से दिखाया था कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये इस तरह से दोनों लंग्स में जाता है ब्लड। यही तो आपने कहा था, इम्प्योर ब्लड लंग्स के अंदर जाता था। तो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। तो जब इम्प्योर है, इसका मतलब CO2 का लेवल ज़्यादा है, 46 इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू वहाँ पार्शियल प्रेशर 40 है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 46 है। क्लियर? अब देखिए, अब ये दोनों पास पास है, एल्विलाई के चारों तरफ ये पाया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ CO2 की वैल्यू कम है। यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, CO2 की वैल्यू ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और ये CO2, जो ये CO2 है, ये चला जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा CO2 है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। आप पढ़ चुके हैं, डिफ्यूज़न मेथड के थ्रू फ्रॉम हायर टू लोअर गैसेस का एक्सचेंज होगा। पार्शियल प्रेशर O2 का यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा O2, ये O2 यहाँ आ जाएगा, और CO2 यहाँ चली जाएगी। ये फिनोमिना तब तक होगा जब तक कि दोनों बराबर ना आ जाएं। बराबर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 यहाँ पर है, ये तब तक यहाँ पर इसका ट्रांसफर होगा जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 ना हो जाए। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 हो जाएगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, और ये CO2 तब तक यहाँ जाएगी जब तक कि ये इसके बराबर ना आ जाए। जब 46 की जगह CO2 का लेवल बचेगा 40, बस ये ऑटोमेटिक फिनोमेना रुक जाएगा। गैसेस एक्सचेंज हो गया, CO2 यहाँ चले गए, O2 यहाँ आ गए, यही गैसेस एक्सचेंज है। क्लियर है? अब देखिए, ये ब्लड जो इम्प्योर था ये हो गया प्योर, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, PCO2 40, ये प्योर हो गया। अब ये पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट के अंदर पहुंच जाएगा। आप जानते थे, आप कह रहे थे कि 4 वेन के जरिए, इस तरह से 4 वेन के जरिए लंग से, इनको बोला था पल्मोनरी वेन संख्या में 4, सारा ब्लड आ जाएगा इसके अंदर। तो यही पल्मोनरी वेन है। आप देखिए, ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया यानी प्योर हो गया। ये कैसा था? ये था डीऑक्सीजनेटेड।
यानी इम्प्योर था, गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना हो गया। इतना क्लियर है? क्लियर हो तो बताइए यस। मात्र 9 बच्चे आए हैं, बताओ। और जब आएंगे कुछ दिन बाद, सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, ये रिवाइज करवा दो, एक दिन में हमको फार्मासिस्ट बना दो, दुनिया भर का नाटक फैलाएंगे, है ना। तभी मन होता है ना कि ऐसे बच्चों को पहले दरवाजा बंद करके मारा जाए कस के, उसके बाद इनको कुछ बताया जाए, है ना। जब अपने हिसाब से आएंगे कभी कॉलेज, जब फुर्सत मिले, तब कहेंगे कि एक दिन में आप कुछ नोट्स दे दो कि सब कुछ हो जाए, कई दिन में सब बता दो सर जी, इम्पोर्टेंट बता दो, ये भी रिवाइज करवा दो, वो भी करवा दो। जब उनको फुर्सत मिले तो ये काम हो, है ना। कोई हमको ऐसा मिल जाए तो उसको गिरा के मारे पहले, तब कहें कि अब समझ में आ गया होगा। खुलने वाला क्या है ख्याल है? सर, कॉलेज खुलने वाली है क्या? सही बता रहे हैं सर, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। तो ये गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है, ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लंग एल्वियोलाई, ये पार्ट है। अब ये जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्योर ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो अब यही ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यूज तक जाता है। आप जानते हैं कि यही ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज को ये ब्लड सप्लाई किया जाएगा, है ना। तो बॉडी टिश्यूज के अंदर फिर गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना होगा। अभी किसके किसके बीच है? ये पहला पार्ट है, ये है अभी ब्लड कैपिलरीज और लंग एल्विलाई के बीच में। अब इसका जो दूसरा भाग होगा वो होगा ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में। भाई अभी एक अधूरा है, अभी सेकंड भाग इसका बाकी है। अब यही ब्लड कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया, हम ये बना देते हैं बॉडी टिश्यूज। ये बॉडी टिश्यूज है जहाँ पर काम हो रहा है लगातार। ये बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप है, इसको हम नाम देंगे टिश्यूज। ये हो गया टिश्यूज। ये पहुंच गया टिश्यूज, ठीक। अब यही इसी को हम बना देते हैं, ये कहाँ जाएगी? ये पहुंच जाएगी ये इस तरह से, ये पहुंच जाएंगे, ये बॉडी टिश्यूज तक पहुंच गए। ये टिश्यूज है। अब टिश्यूज के अंदर क्या होता है? टिश्यूज के अंदर कॉन्टिन्यूअस मैनर में फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से एटीपी मिलती है। आप जानते हैं कि टिश्यूज में एक ही काम होता है कि जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में है उसका ब्रेकडाउन होगा, CO2 और H2O निकलेगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा बनेगी। ये काम लगातार टिश्यूज के अंदर होता है। यही मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। तो लगातार इसी से आपको एनर्जी मिलती रहती है और आप काम किया करते हैं। तो टिश्यूज लगातार यही काम करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, CO2 रिलीज होती है। तो CO2 जो रिलीज हो रही बराबर टिश्यूज के अंदर, तो इतने सारे टिश्यूज हैं, असंख्य टिश्यूज है, न्यूमरस है, गिनती नहीं कर पाओगे।
तो ये CO2 का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसका बॉडी के बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है ना, इसका बॉडी के बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। प्लस इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए O2 का भी मिलना इम्पोर्टेंट है। जब तक O2 मिलेगी नहीं तब तक उसका ब्रेकडाउन होगा नहीं। इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते थे। तो इसको O2 भी मिलना चाहिए और CO2 का बाहर भी निकलना चाहिए। तो ये काम ये ब्लड कैपिलरीज करेगी। क्यों करेगी? अब इसके पास आप जानते हैं कि इसके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है और CO2 की वैल्यू कितनी है? मात्र 40 है। बस अब यही काम यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर टिश्यूज के अंदर क्या CO2 की वैल्यू ज़्यादा है और O2 इसको चाहिए तो O2 की वैल्यू कम है। ये कंडीशन होती है टिश्यूज के अंदर। अब यहाँ भी डिफ्यूजन मेथड वही लागू होगा। इस CO2 का ट्रांसफर यहाँ पर होगा और इस O2 का ट्रांसफर यहाँ होगा। ये O2 आ जाएगी टिश्यूज में, ये O2 आ जाएगी टिश्यूज में और ये CO2 पहुँच जाएगी ब्लड कैपिलरीज में। ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ भी गैसेस एक्सचेंज हो गया। यहाँ गैसेस एक्सचेंज इसके बीच में, ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में है, बॉडी टिश्यूज के बीच में है। फिर से सुन लो एक बार। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए बाहर निकलती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg, CO2 की वैल्यू 40। तो ये ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड है। ये लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए बाहर निकलेगी और पहुंचेगी सीधे टिश्यूज में जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। उस टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए तो इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उसको दे देगी। बदले में टिश्यूज के पास बहुत सारा इकट्ठा है CO2, वो उससे ले लेगी। यही गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। तो इसको बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, बस यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती। फर्स्ट से सेकेंड फेज, सेकेंड से फर्स्ट फेज, फर्स्ट सेकेंड फेज अल्टरनेट वे में इस तरह से चलते हैं। अब आप सोचेंगे ये ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाएगा, है ना, ये तब तक ट्रांसफर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तब तक इसको मिलता रहेगा O2 को जब तक कि O2 इसके बराबर नहीं आ जाएगी 40 mmHg, और CO2 इससे तब तक लेगी जब तक इसकी वैल्यू 46 नहीं हो जाएगी। जब इतनी वैल्यू हो जाएगी तो यही आ जाती है यहाँ पर, यहाँ जो दिख रहे हो ये वही है भाई। वो पहले जाएगी इम्प्योर ब्लड को ले जाएगी हार्ट में और फिर हार्ट से सीधे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में इस वैल्यू को लेकर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से दो जगह एक्सचेंज होता है। इसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना है लंग्स का, जिसकी वजह से आपको लगातार एनर्जी मिला करती है। अगर इसमें कोई कमी हो जाए, ऑक्सीजन ना मिले आपको, तो टिश्यूज वर्क नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी और आपकी डेथ हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना। क्लियर? तो आज आपने पढ़ लिया है ब्रोंकियोल, आपने पढ़ लिया है एल्वेलाई, देख लिया क्या होता है, और गैसेस एक्सचेंज देख लिया है। ठीक है, कल आपको हम पढ़ाएंगे कि ये जो CO2 या O2 यहाँ से यहाँ जा रहे और यहाँ से यहाँ आ रहे। भाई O2 यहाँ से यहाँ पहुँच रहे, CO2 वहाँ से वहाँ आ रही। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है O2 एंड CO2 का, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये कल ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 हो जाएगा और इसके बाद पढ़ लिया जाएगा लास्ट टॉपिक आपका है लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपिलरी वो कैपेसिटीज, तीसरा टॉपिक बस खत्म हो जाएगा। कल ये खत्म हो जाएगा। कल हमको पढ़ाना है ट्रांसपोर्ट, पढ़ाना है अब गैसेस, और कल आपको पढ़ाना है ये लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज। क्लियर? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? समझ में आ गया है? यस सर। बताओ फिर अगर समझ में आ गया हो।
ठीक है, फिर इतना रहने दिया जाए आज के लिए, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो ताकि समझ में आ जाए। बाकी आपका जो सेशनल एग्ज़ाम है 7 तारीख से, तो पेपर हम ही बनाएंगे और कल आज पेपर बना के हम आज ही रात में डाल देंगे। तो जितने चैप्टर आपके सेशनल के बाद के हैं, शायद हमने 2 पढ़ाया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा दिया है और रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। और डाइजेस्टिव चालू हुई है, 7 तारीख तक हो सकता है डाइजेस्टिव तो कंप्लीट ही हो जाएगा, हम यही पढ़ा देंगे। तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस भाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन रहेंगे और रिस्पिरेटरी सिस्टम के, 2 तो इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के रहेंगे जो लास्ट 3-4 ईयर्स में पूछे गए होंगे। तो इसका एक पूरा पेपर जब हम बना लेंगे और इसको हम भेज देंगे, तो उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन आपके बच भी रहे होंगे तो उनको सबसे पहले पढ़ा देंगे ताकि आपकी तैयारी ठीक ठाक होती रहे। ठीक है, तो सेशनल 7 तारीख को ऑफलाइन देना है, 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। ऑनलाइन होगा तैयारी सर? आपको जम के करना है। ऑनलाइन होगा सर? ठीक है, ठीक है चलिए सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं।